मौद्रिक नीति। बैंकिंग। बैंक के पास एक निश्चित पूंजी होती है जिसका उपयोग वह ऋण देने के लिए करता है, जिसके बदले में वह 10-15% ब्याज लेता है। उसके बाद जमाएं स्वीकार करता है। जमाओं के बदले वह लोगों को 2 से 6% तक ब्याज देता है। जो बैंक ऋण देता है वो बैंक के एसेट्स होते हैं। जो जमाएं स्वीकार करता है वो बैंक की लाइबिलिटीज़ होती है। जमाएं दो प्रकार की होती है। मांग जमा, बचत खाता और चालू खाता इसमें आते हैं। सावधि जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट सावधि जमा में आते हैं। मार्जिन, प्राप्त ब्याज माइनस चुकाया ब्याज, यानी जो बैंक द्वारा मतलब ऋण देकर जो प्राप्त ब्याज किया जाता है उसके बदले में जो चुकाया हुआ ब्याज होता है उसका अंतर मार्जिन कहलाता है। बैंक में जमाएं दो प्रकार की होती है। मांग जमा, इसके तहत दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं। सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता, इसका प्रयोग सामान्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। इसमें कभी कभी जमा करवाया जा सकता है धन, कभी कभी धन निकाला जा सकता है। इस पर बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है। करंट अकाउंट यानी चालू खाता, ये सामान्यतः व्यवसायी संस्थाओं द्वारा खुलवाया जाता है। इसमें कितने भी लेन देन किए जा सकते हैं। इस पर ब्याज नहीं दिया जाता है। टाइम डिपॉजिट, सावधि जमा, इसमें दो प्रकार के खाते होते हैं। एफडी, आरडी। एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, इसमें एक निश्चित समय के लिए धन जमा करवाया जाता है। इस पर बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है। आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा, इसमें एक निश्चित समय के बाद ही धन निकाला जा सकता है परंतु बार बार धन जमा करवाया जा सकता है। बैंक की जमाओं पर 5 लाख रुपए का बीमा DICGC द्वारा दिया जाता है। DICGC की स्थापना 1978 में RBI द्वारा की गई। DICGC का फुल फॉर्म डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है। भारत में बैंकिंग का संक्षिप्त इतिहास। भारत में औपचारिक रूप से बैंकिंग की शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा की गई। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई जो कि भारत का पहला बैंक था। 1881 में अवध वाणिज्यिक बैंक की स्थापना की गई जो कि भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई जो कि भारतीयों द्वारा संचालित पहला स्वदेशी बैंक था। ब्रिटिश काल में 3 प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई। SBI का इतिहास। 1806 ईस्वी बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। 1921 में इन बैंकों का विलय कर दिया गया तथा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1955 में इंपीरियल बैंक का आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसके लिए SBI एक्ट पारित किया गया। इसका स्वामित्व RBI के पास था। 2007 में इसका स्वामित्व भारत सरकार को दे दिया गया। 1959 ईस्वी में 8 रियासती बैंकों को SBI का सहायक बैंक बनाया गया। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। 1963 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को मिलाकर SBBJ का गठन किया गया, यानी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय SBI में किया गया। 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय SBI में किया गया। 2017 में 5 सहायक बैंकों का विलय SBI में कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर। 2013 में भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई थी। यह SBI का सहायक बैंक था। इसका विलय भी 2017 में कर दिया गया। वर्तमान में SBI का कोई भी सहायक बैंक नहीं है। SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई जो कि भारत की एक केंद्रीय बैंक है और इसके लिए RBI एक्ट 1934 पारित किया गया। भारत में बैंकिंग की संरचना। RBI के अंदर अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक आते हैं। अनुसूचित बैंक के अंदर वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक आते हैं। वाणिज्यिक बैंक में सार्वभौमिक बैंक और विशेषीकृत बैंक आते हैं। सार्वभौमिक बैंक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक। विशेषीकृत या विभेदित बैंक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्रीय बैंक आते हैं।
सहकारी बैंकों में शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक। अनुसूचित बैंक वे बैंक जिनका उल्लेख आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में किया गया। ये आरबीआई के सभी प्रकार की सुविधाएं ले सकते हैं। इन्हें आरबीआई के नियम मानने अनिवार्य है। इनकी न्यूनतम पूंजी 5 लाख होती है। इनको 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक। वाणिज्यिक बैंक ये बैंक वाणिज्यिक हितों के लिए कार्य करते हैं, अर्थात इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, सार्वभौमिक बैंक, विशेषीकृत बैंक। सार्वभौमिक बैंक ये सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं या सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, जैसे जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना, भुगतान सेवाएं, लॉकर सेवाएं। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। वे बैंक जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक होती है। प्रचलित रूप से इन्हें सरकारी बैंक कहा जाता है। वर्तमान में इनकी संख्या 12 है, 1 एसबीआई और 11 राष्ट्रीयकृत बैंक। 1969 ईस्वी में इंदिरा गांधी सरकार ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिनकी पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिनकी पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकों की सुविधा उपलब्ध करवाना तथा वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देना था, परंतु बैंकों का राजनीतिकरण बढ़ा, जिससे बैंकों को घाटा होने लगा। वर्तमान में बैंकों का विलय किया जा रहा है। 2017 में एसबीआई में 5 सहायक बैंकों का विलय किया गया। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है। 1993 ईस्वी में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। 2020 में पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक तथा विजया बैंक का विलय कर दिया गया। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। 2020 में कनारा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय किया गया। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। 2020 में यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय किया गया। यह भारत का 5वां सबसे बड़ा बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया 6ठा सबसे बड़ा बैंक। इंडिया बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय किया गया। यह भारत का 7वां सबसे बड़ा बैंक है। बैंकों के विलय के लाभ। बैंकों के विलय से बैंकों की पूंजी बढ़ेगी, जिससे बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेगी। बैंकों की संचालन लागत में कमी आएगी। बैंक बड़े ऋण दे सकेंगे, जिससे आधारभूत ढांचे का विकास होगा और जीडीपी में वृद्धि होगी। बैंकों का आधुनिकीकरण किया जा सकेगा, अर्थात बैंक तकनीक से अधिक निवेश कर सकेंगे। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, अर्थात ऐसे क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी जहां पहले से कोई बैंक उपस्थित नहीं है। बैंकों की संख्या कम होने से आरबीआई के द्वारा बैंकों का नियमन आसान व प्रभावी होगा। एनपीए की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। चुनौतियाँ। बैंक के कर्मचारियों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। यदि किसी मजबूत बैंक के साथ कमजोर बैंक का विलय किया जाता है तो मजबूत बैंक की भी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। निजी बैंक या प्राइवेट बैंक। इन बैंकों का स्वामित्व निजी क्षेत्र के पास होता है। भारत में वर्तमान में 21 निजी बैंक है। आरबीआई के द्वारा इन्हें लाइसेंस दिया जाता है। 1993 ईस्वी में निजी क्षेत्रों के 10 बैंकों को आरबीआई के द्वारा लाइसेंस दिए गए। 2001 में दूसरी बार 2 बैंकों को लाइसेंस दिए गए, यस बैंक और कोटक बैंक। 2015 में तीसरी बार निजी क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस दिए गए, यह थे बंधन बैंक और आईडीएफसी बैंक। निजी क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस देने के लिए विमल जालान समिति का गठन किया गया, जिनकी शर्तें निम्नलिखित है। न्यूनतम पूंजी 500 करोड़, लेकिन वर्तमान में 1000 करोड़। बैंकिंग क्षेत्र का 10 वर्षों का अनुभव। 25% शाखाएं गांवों में खोलना अनिवार्य। 2016 में ऑन टैप लाइसेंस व्यवस्था को आरबीआई के द्वारा अपना लिया गया, जिसके तहत किसी भी समय लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। विदेशी बैंक। इनका स्वामित्व किसी विदेशी बैंक के पास होता है। इन्हें भारत में कार्य करने के लिए आरबीआई से अनुमति लेनी होती है। वर्तमान में 46 विदेशी बैंक है। विशेषीकृत बैंक।
इसकी स्थापना किसी विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में 5 आरआरबी स्थापित किए गए। 1976 में आरआरबी अधिनियम पारित किया गया। यह एक संयुक्त उपक्रम होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार की 50%, राज्य सरकार की 15%, वाणिज्यिक बैंक की 35% हिस्सेदारी होती है। इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना होता है। सिक्किम और गोवा में कोई आरआरबी नहीं खोले गए। एक समय इनकी संख्या बढ़कर 200 हो गई, लेकिन यह बैंक लगातार घाटे में थे, इसलिए वर्तमान में इनका वाणिज्यिक बैंकों में विलय किया जा रहा है। वर्तमान में इनकी संख्या 43 है। लघु वित्त बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऊषा थोराट समिति की सिफारिश से 2015 में इनकी स्थापना की गई। न्यूनतम पूंजी 200 करोड़, प्रवर्तक की हिस्सेदारी 40% होनी चाहिए। यह सभी प्रकार की जमाएं स्वीकार कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, छोटे व्यापारियों को ऋण उपलब्ध करवाना या छोटी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना। इनको सीआरआर व एसएलआर का पालन करना होता है। पीएसएल टारगेट 75%, 50% ऋण 25 लाख से कम होने चाहिए। ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। एग्जाम्पल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक या भुगतान बैंक 2015 में स्थापित किए गए। नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर। उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। न्यूनतम पूंजी 100 करोड़, प्रवर्तक का हिस्सा 40% होना चाहिए। यह मांग जमाएं स्वीकार कर सकते हैं परंतु अवधि जमाएं स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अधिकतम जमाएं 2 लाख रुपए। यह डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं परंतु क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। सीआरआर व एसएलआर का पालन करना होता है। सीआरआर जमा कराने के बाद शेष राशि का 7.5% एसएलआर के रूप में रखा जाना चाहिए। 25% राशि अन्य बैंकों में जमा करवाई जानी चाहिए। वर्तमान में भुगतान बैंकों की संख्या 5 है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक और हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। स्थानीय क्षेत्रीय बैंक या लोकल एरिया बैंक 1996 में नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर इन्हें स्थापित किया गया। इसका कार्य क्षेत्र 3 जिले तक सीमित होता है। यह निजी क्षेत्र का बैंक है। आरबीआई के द्वारा इनका नियमन किया जाता है। यह अनुसूचित बैंक बन सकते हैं। कुल 4 बैंक लगाए गए थे। वर्तमान में केवल दक्षिण भारत में 3 लोकल एरिया बैंक है। सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, वे बैंक जो सहकारिता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सहकारिता का सिद्धांत एक सबके लिए, सब एक के लिए, खुली सदस्यता, लोकतांत्रिक नियंत्रण, पेशेवर प्रबंधन। सहकारी बैंक 2 प्रकार के होते हैं, शहरी सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक। शहरी सहकारी बैंक स्थापना राज्य सरकार के कानून के माध्यम से होती है। इनका नियमन आरबीआई द्वारा किया जाता है। इनका उद्देश्य शहरी तथा छोटे कस्बों में बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध करवाना होता है। वर्तमान में इनका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को ऋण प्रोवाइड करवाना भी होता है। राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक की स्थापना राज्य सरकार के कानून के माध्यम से की जाती है। इनका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध करवाना होता है। अल्पकालिक के लिए त्रिस्तरीय संरचना है। अपेक्स बैंक यह राज्य स्तर पर होती है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक यह जिला स्तर पर होती है। प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी यह ग्रामीण स्तर पर होती है। दीर्घकालीन ऋणों के लिए द्विस्तरीय संरचना है। राज्य भूमि विकास बैंक और प्राथमिक भूमि विकास बैंक। राज्य भूमि विकास बैंक राज्य स्तर पर और प्राथमिक भूमि विकास बैंक जिला स्तर पर होती है। इसका नियमन आरबीआई द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा दोनों द्वारा किया जाता है। राज्य सहकारी बैंकों की पुनर्वित्त संस्था नाबार्ड है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से। अतः यह एक सांविधिक या वैधानिक संस्था है। इसकी सिफारिश यंग हिल्टन आयोग के द्वारा की गई थी 1926 में। इसका मुख्यालय प्रारंभ में कलकत्ता में था और 1937 में मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया था। प्रारंभ में यह एक निजी क्षेत्र की संस्था थी। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका स्वामित्व भारत सरकार को दे दिया गया। कुछ समय तक इसने पाकिस्तान तथा बर्मा की केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाई। यह शुरुआत से ही केंद्रीय बैंक था।
इसका प्रमुख गवर्नर कहलाता है। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। कार्यकाल 3 वर्ष। फर्स्ट गवर्नर असबार्द स्मिथ। फर्स्ट भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख। वर्तमान में शक्तिकांत दास। यह एक स्वायत्त संस्था है, अर्थात इसके दिन प्रतिदिन के कार्यों में सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। यद्यपि आरबीआई अधिनियम की धारा 7 के तहत सरकार आरबीआई को जनहित में निर्देश दे सकती है। आरबीआई के कार्य। मुद्रा का नियमन। 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य के नोट आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये का नोट व सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। इन पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। यह एक वैध मुद्रा या लीगल टेंडर होती है। इसे फिएट मुद्रा भी कहा जाता है, अर्थात इन्हें स्वीकार करने से मना नहीं किया जा सकता। लेकिन सिक्कों के संबंध में कुछ अपवाद है। नोट की प्रिंटिंग 4 स्थानों पर की जाती है: नासिक महाराष्ट्र, देवास एमपी, साल्बोनी वेस्ट बंगाल, मैसूर कर्नाटक। सिक्कों की ढलाई 4 स्थानों पर होती है: नोएडा, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद। मुद्रा जारी करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाओं का प्रयोग किया जाता है: स्वर्ण आरक्षित व्यवस्था, गोल्ड रिजर्व सिस्टम। मुद्रा के मूल्य का सोना आरबीआई के पास रिजर्व रखना होता है। आनुपातिक आरक्षित व्यवस्था, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। मुद्रा के मूल्य का कुछ प्रतिशत सोना रिजर्व में रखना होता है, लगभग 40%। न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था, आरबीआई को 200 करोड़ की परिसंपत्तियों को रिजर्व में रखना होता है। 115 करोड़ के स्वर्ण बुलियन और 85 करोड़ की अन्य परिसंपत्तियां। यह व्यवस्था 1956 से अपनाई गई है। आरबीआई द्वारा जब भी नोट जारी किया जाता है तब सरकारी प्रतिभूति को रिजर्व में रखा जाता है। क्रिप्टो करेंसी, यह एक डिजिटल करेंसी है जिसका प्रयोग लेन देन और निवेश के लिए किया जाता है। किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा इसे नियमित नहीं किया जाता है। इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल बिटकॉइन। बिटकॉइन भेजने और प्राप्त करने के लिए बिटकॉइन एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। लेन देन करने वालों की पहचान गुप्त रहती है। हाल ही में आरबीआई के द्वारा एक डिजिटल मुद्रा की शुरुआत की गई जिसे सीबीडीसी या ई रुपया कहा जाता है। ई रुपया 2 प्रकार का होता है: ई रुपया होलसेल या थोक। 1 नवंबर 2022 से शुरू हुआ यह। इसका प्रयोग बैंकों के बीच लेन देन, आरबीआई और बैंकों के बीच लेन देन आदि के लिए किया जाता है। ई रुपया रिटेल यानी खुदरा 1 दिसंबर 2022 से शुरू। इसका प्रयोग उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है। उपभोक्ता और व्यवसायी के बीच इसका प्रयोग किया जाता है। विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन। जब मुद्रा वैध नहीं रहती है तब इसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। भारत में अब तक 3 बार विमुद्रीकरण किया गया है। 1946 में 1000 और 10,000 के नोटों को समाप्त किया गया। 1978 में 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को समाप्त किया गया। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट समाप्त किए गए। 2000 का नोट आज भी वैध मुद्रा है। आरबीआई ने इसे चलन से ही वापस ले लिया है। विमुद्रीकरण के उद्देश्य: काले धन को समाप्त करना। काला धन वह धन जिस पर टैक्स नहीं चुकाया जाता है। जाली नोटों को समाप्त करना। आतंकवाद के वित्तीयन को रोकना। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना जिससे कैश का यूज कम से कम किया जाए। बैंकों की विनियामक संस्था, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग एक्ट 1949। भारत में बैंकिंग सेक्टर के विकास का उत्तरदायित्व आरबीआई पर है। आरबीआई बैंकों की विनियामक संस्था है। आरबीआई बैंकों के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। यदि कोई बैंक इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो आरबीआई उस पर कार्रवाई कर सकता है। आरबीआई बैंकों को लाइसेंस प्रदान करता है। आरबीआई लाइसेंस निरस्त भी कर सकता है। बैंकों के विनियमन के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 बनाया गया। बैंकों को पुनर्जीवित की सुविधा भी आरबीआई के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, इसलिए इसे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। सरकार का बैंकर, आरबीआई सरकार के आंतरिक ऋणों का प्रबंधन करती है। बाहरी ऋणों का प्रबंधन सरकार के स्वयं के द्वारा किया जाता है। अल्पकालिक ऋणों के लिए यानी 1 वर्ष से कम के ऋणों के लिए ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं जो कि केवल केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। दीर्घकालिक ऋणों के लिए 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए सरकारी प्रतिभूति जारी की जाती है जो कि केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा जारी की जाती है। यह है डायग्राम जिसमें सरकार के ऋण आंतरिक और बाहरी के लिए। बाहरी का प्रबंधन केंद्र सरकार के स्वयं के द्वारा किया जाता है। आंतरिक ऋणों का प्रबंधन आरबीआई के द्वारा किया जाता है।
शॉर्ट टर्म यानी 1 वर्ष से कम के लिए ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं। लॉन्ग टर्म यानी 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए सरकारी प्रतिभूति या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी की जाती है। सरकार के ऋण प्रबंधन का कार्य बैंकिंग क्षेत्र के विकास से विरोधाभासी है, इसलिए आरबीआई से यह कार्य लिया जाएगा तथा यह कार्य लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी को दिया जाएगा। पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजेंसी यानी लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी। इसकी सिफारिश BN श्री कृष्ण कमीशन के द्वारा की गई। PDMA, इसे पद्मा भी पढ़ा जा सकता है शॉर्ट में, लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी। यह सरकार के आंतरिक तथा बाह्य ऋणों का प्रबंधन करेगी। वर्तमान में लोक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट सेल का गठन किया गया है, जो कि एक अस्थायी संस्था है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन, फॉरेक्स रिजर्व। विदेशी मुद्रा भंडार के 4 मुख्य तत्व होते हैं: फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, गोल्ड यानी सोना, SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी विशेष आहरण अधिकार, रिजर्व ट्रांस। विनिमय दर का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट। विनिमय दर वह दर होती है जिसमें घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में तथा विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। इस दर में अत्यधिक उतार चढ़ाव नहीं होने चाहिए, इसलिए इनके प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का कार्य RBI के द्वारा किया जाता है। यदि बाजार में डॉलर की आपूर्ति अधिक है तब RBI के द्वारा अतिरिक्त डॉलर को खरीद लिया जाता है तथा यदि बाजार में डॉलर की कमी है तब RBI के द्वारा डॉलर की बिक्री की जाती है। समाशोधन गृह, क्लियरिंग हाउस की सुविधा। बैंकों के बीच लेन देनों को पूरा करने का कार्य RBI के द्वारा किया जाता है। चेक क्लियरिंग एग्जाम्पल के लिए, वर्तमान में चेक ट्रंकेशन सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके तहत चेक की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि तैयार की जाती है तथा संबंधित बैंक को भेज दी जाती है। तरलता का नियंत्रण। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI के द्वारा बाजार में तरलता को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। इसके लिए 2 प्रकार के उपायों का प्रयोग किया जाता है: मात्रात्मक उपाय, गुणात्मक उपाय। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, चयनात्मक साख नियंत्रण, गुणात्मक उपाय को भी कहा जाता है। मात्रात्मक उपाय CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। दूसरा SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। तीसरा बैंक रेट यानी बैंक दर। चौथा रेपो रेट यानी रेपो दर। पांचवा रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो दर। छठा MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी सीमांत स्थायी सुविधा। SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्थायी जमा सुविधा। ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाजार का प्रचालन। LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। गुणात्मक उपाय, मार्जिन रिक्वायरमेंट यानी सीमांत आवश्यकता या मार्जिन आवश्यकता। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, उपभोक्ता साख नियमन। तीसरा क्रेडिट राशनिंग। चौथा मोरल सुएसन, नैतिक दबाव। पांचवा डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्यवाही। बैंक रेट, वह दर जिस पर RBI बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। इसे दंडात्मक दर या पिनल रेट भी कहा जाता है। यदि कोई बैंक CRR व SLR का पालन नहीं करता है तब उस बैंक पर दंड दर लगाया जाता है। वर्तमान में यह MSF के बराबर होती है। BR बराबर MSF, MSF यानी सीमांत स्थायी सुविधा। कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात या CRR। सभी बैंकों को अपनी शुद्ध जमाओं या शुद्ध देयताओं का कुछ प्रतिशत RBI के पास नकद में रखना होता है, जिस पर RBI कोई ब्याज नहीं चुकाता है। इससे बैंक सुरक्षित रहता है। वर्तमान में CRR बराबर 4%। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात या SLR। बैंकों को अपनी शुद्ध जमाओं का कुछ प्रतिशत तरल परिसंपत्तियों में रखना होता है। SLR वर्तमान में बराबर 18%। तरल परिसंपत्तियां जैसे गोल्ड, सोना, कैश, नकद और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी सरकारी प्रतिभूति, इस पर बैंकों को ब्याज मिलता है। इन दोनों से बैंक की जमाएं तरल व सुरक्षित रहती है। प्रयोग संकटकालीन परिस्थितियों में किया जाता है इनका। 100 बेसिस पॉइंट बराबर 1%। 100 बेसिस पॉइंट मतलब 100 आधार अंक बराबर 1% होता है। किसी क्वेश्चन में ये मतलब पॉइंट काम आ सकता है। CRR और SLR में वृद्धि की जाए तो तरलता होगी कम, इससे महंगाई कम होगी। CRR व SLR में कमी की जाती है तो तरलता ज़्यादा होती है, इससे मुद्रास्फीति या महंगाई बढ़ती है। नोट, बैंक की जमाएं, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज।
निवल या शुद्ध मांग और सावधि देयताएं, यानी बैंक की जमाओं को निवल या शुद्ध मांग और सावधि देयताएं कहा जाता है। ठीक है। डी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, तरलता समायोजन सुविधा। इसे वर्ष 2000 में शुरू किया गया। इसके तहत रेपो मार्केट को विकसित किया गया। सबसे पहला इसमें रेपो रेट, जिसे बेंचमार्क दर, नीतिगत दर भी कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण दर है। वह दर जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है उसे रेपो रेट कहते हैं। बैंक RBI के पास सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखती है, परंतु SLR की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। रिवर्स रेपो रेट, जब बैंक द्वारा RBI को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाया जाता है तो इसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। या एक हिसाब से बोल सकते हैं वह दर जिस पर बैंक अपने धन को RBI के पास जमा करवाते हैं। यह ब्याज दर RBI के द्वारा बैंकों को दी जाती है। यह दर रेपो रेट से कम होती है। RBI अपनी सरकारी प्रतिभूतियां बैंक के पास गिरवी रखती है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा या MSF, इसे 2011 में शुरू किया गया। इसके तहत RBI बैंकों को एक दिन के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है तथा ब्याज दर को MSF कहा जाता है। इसके तहत SLR की सरकारी प्रतिभूतियों को RBI के पास गिरवी रखा जा सकता है। इसे भी दंडात्मक दर या पिनल रेट कहा जाता है। इसके तहत न्यूनतम लोन होता है वो होता है 1 करोड़ का, अधिकतम नेट डिपॉजिट का 3%। लोन 1 करोड़ के गुणांक में होना चाहिए। वर्तमान में यह दर बैंक दर के बराबर होती है। यदि मुद्रास्फीति को कम करना है तो बैंक रेट, रेपो रेट और MSF को बढ़ा दीजिए। यदि मुद्रास्फीति को अधिक करना है तो बैंक रेट, रेपो रेट और MSF को घटा दीजिए, यानी मुद्रास्फीति और ये दरें व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाजार का प्रचालन, इसके तहत RBI और बैंक के मध्य गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की खरीद व बिक्री की जाती है। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बिक्री की जाती है और बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को RBI द्वारा खरीदा जाता है। अब ये कैसे होता है वो आपको समझाता हूँ। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ RBI खरीदता है, उसके बदले बैंक को पैसे देगा तो मार्केट में आएगी तरलता आएगी तो महंगाई बढ़ेगी। और जैसे RBI के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है और उसे बैंक को बेचेगा तो उनसे बैंकों से पैसा वापस लेगा, तरलता होगी कम, इससे महंगाई होगी कम। LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, इसकी शुरुआत 2020 में कोरोना संकट के दौरान की गई। यह तरलता नियंत्रण का एक अतिरिक्त उपाय है। इसके तहत बैंकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए गए जिन पर ब्याज दर रेपो रेट के बराबर रखी गई। 1 साल से 3 साल तक के ऋण उपलब्ध करवाए गए थे। 2 चरणों में इसे लागू किया गया। LTRO फर्स्ट के तहत 1 लाख करोड़ दिए गए। LTRO 2 के तहत 50,000 करोड़ दिए गए। RBI द्वारा बैंकों को ऋण आवंटन के लक्ष्य भी दिए गए थे, इसलिए इसे LTRO के रूप में लागू किया जाता है। इस व्यवस्था का प्रयोग पहली बार यूरोप सेंट्रल बैंक द्वारा किया गया था 2009 में। नोट, तरलता बढ़ाने को कहते हैं उदारवादी, सस्ती या विस्तारवादी मौद्रिक नीति। तरलता कम करनी हो तो कठोर, महंगी या संकुचित मौद्रिक नीति कहा जाता है उसे। वर्तमान में BR या MSF बराबर रेपो रेट प्लस 0.25%, SDF बराबर रेपो रेट माइनस 0.25%। अब SDF क्या होता है उसके बारे में बताते हैं आपको। SDF, स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी, स्थायी जमा सुविधा, वह ब्याज दर जिस पर बैंक के द्वारा RBI को अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। यह रिवर्स रेपो रेट से भिन्न है क्योंकि RBI को किसी भी प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। इस व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 2022 में की गई थी। यदि रिवर्स रेपो रेट और SDF को बढ़ाया जाता है तो मुद्रास्फीति होती है कम। यदि रिवर्स रेपो रेट और SDF को कम किया जाता है तो मुद्रास्फीति अधिक हो जाती है। अब ये ऊपर जो ग्राफ दिया पड़ा है इसे वीडियो को स्टॉप करके एक बार देख लो। इसमें महंगाई और अपस्फीति पर मतलब इन दरों का क्या प्रभाव है उसे बताया गया है। ठीक है, और ये नोट्स में भी प्रोवाइड करवा दिया गया है जो कि टेलीग्राम पर प्रोवाइड किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना नोट्स के लिए। और अब आगे बात करते हैं गुणात्मक उपाय, यानी मुद्रास्फीति को कम करने के गुणात्मक जो उपाय हैं उनके बारे में बात करते हैं। गुणात्मक उपाय, क्वालिटेटिव मेजर्स। सबसे पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट या मार्जिन आवश्यकता।
इसका अर्थ है जिस वस्तु को गिरवी रखा गया है उसके विरुद्ध कितना ऋण दिया जा सकता है। एग्जाम्पल, यदि कोई 1 लाख की वस्तु है जिसको गिरवी रखा गया है तथा मार्जिन आवश्यकता 10% है, तब ऋण 90,000 दिया जाएगा। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए मार्जिन आवश्यकता को बढ़ाया जाता है, मंदी के समय मार्जिन आवश्यकता को कम कर दिया जाता है। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, उपभोक्ता साख नियमन। उपभोक्ता को दिए जाने वाले ऋण की शर्तों को कठोर या आसान किया जाता है। इसमें अगर मुद्रास्फीति को कम करना है तो ऋण की शर्तों को कठोर किया जाता है, यदि मुद्रास्फीति को बढ़ाना है तो ऋण की शर्तों को आसान किया जाता है। क्रेडिट राशनिंग, इसके तहत ऋणों को विभिन्न क्षेत्रों यानी उपभोक्ताओं और उद्योगों के मध्य बांटा जाता है। यदि महंगाई की स्थिति है तो उपभोक्ताओं को ऋण कम दिए जाते हैं जबकि निवेशकों को ऋण अधिक दिए जाते हैं। यदि मंदी की स्थिति है तो उपभोक्ताओं को ऋण अधिक दिए जाते हैं और निवेशकों को ऋण कम दिए जाते हैं। मोरल सुएशन, नैतिक दबाव। आरबीआई के द्वारा बैंकों पर नैतिक दबाव बनाया जाता है। आरबीआई के द्वारा बैंकों को ऋण देने हेतु हतोत्साहित व प्रोत्साहित किया जाता है। महंगाई के दौरान आरबीआई बैंकों को कम ऋण देने के लिए हतोत्साहित करता है तथा मंदी के दौरान आरबीआई बैंकों को अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। डायरेक्ट एक्शन या सीधी कार्रवाई, इसके तहत आरबीआई द्वारा बैंकों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही की जाती है, जैसे देना बैंक के ऋण कार्यक्रम को रोकना। तरलता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है। मौद्रिक नीति में सुधार के लिए वर्ष 2013 में उर्जित पटेल समिति का गठन किया गया। उर्जित पटेल समिति 2013 प्रमुख सिफारिशें। मौद्रिक नीति का एकमात्र लक्ष्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना होना चाहिए। मुद्रास्फीति की दर 4% ±2% होनी चाहिए। मुद्रास्फीति के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का प्रयोग किया जाना चाहिए। मौद्रिक नीति का निर्माण करने के लिए मौद्रिक नीति समिति का गठन किया जाना चाहिए। मौद्रिक नीति की समीक्षा 2 माह में एक बार की जानी चाहिए। महंगाई नियंत्रण में सरकार द्वारा सहयोग किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों को सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। मौद्रिक नीति समिति। उर्जित पटेल समिति की सिफारिश के बाद 2016 में आरबीआई एक्ट में संशोधन के माध्यम से इसकी स्थापना की गई। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य आरबीआई से और 3 गवर्नमेंट से। अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है, कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होता है और निर्णय मतदान द्वारा होता है। यदि पक्ष और विपक्ष को बराबर मत मिलते हैं तब आरबीआई गवर्नर के पास निर्णायक मत डालने की शक्ति होती है, जिसका अर्थ है कि आरबीआई गवर्नर एक अतिरिक्त मत डालेगा। आरबीआई गवर्नर के पास वीटो की शक्ति नहीं होती है। यदि मौद्रिक नीति समिति लगातार 9 महीने तक लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहती है तब उसके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें मुद्रास्फीति के कारणों, समिति के प्रयासों तथा असफलता की समीक्षा की जाती है। यह रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को भेजी जाती है। बैंकिंग से जुड़ी अन्य अवधारणाएं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिक क्षेत्र के ऋण। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी ऋण योग्य राशि का 40% प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देना अनिवार्य है। निम्नलिखित क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। पहला, कृषि एग्रीकल्चर को 18% ऋण देना आवश्यक होता है 40% में से। लघु और सीमांत किसानों को। दुर्बल वर्ग में 12%, SC ST वुमेन माइनॉरिटी और दिव्यांग को यह ऋण देना होता है। और सूक्ष्म उद्योग में 7.5%। अदर सेक्टर में 2.5%। इसमें आते हैं लघु व मध्यम उद्योग, निर्यातक, गृह क्षेत्र जिसमें शहरी को 35 लाख और ग्रामीण को 25 लाख, शिक्षा जिसमें 20 लाख तक, कच्ची बस्ती, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सामाजिक जो काम होते हैं उसमें, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, स्टार्टअप। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंकों के लिए PSL का लक्ष्य 75% है। शहरी सहकारी बैंकों के लिए 2024 तक PSL का लक्ष्य 75% बढ़ाकर कर दिया जाएगा। विदेशी बैंकों के लिए PSL लक्ष्य 40% परंतु उपलक्ष्य निर्धारित नहीं है। PSL प्रमाण पत्र। यदि कोई बैंक लक्ष्य से अधिक ऋण प्राथमिक क्षेत्र को देता है तब वो PSL प्रमाण पत्र जारी कर सकता है तथा जो बैंक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया है वह इस प्रमाण पत्र को खरीद सकता है। इस व्यवस्था की शुरुआत 2016 में की गई। इसकी वैधता 1 वित्तीय वर्ष की होती है। 4 प्रकार के PSL सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर PSL सर्टिफिकेट, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर PSL सर्टिफिकेट, माइक्रो इंडस्ट्री PSL सर्टिफिकेट
और कॉमन पीएसएल सर्टिफिकेट। पीएसएल प्रमाण पत्रों की खरीद व बिक्री ई कुबेर सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाती है। यह सॉफ्टवेयर आरबीआई का सॉफ्टवेयर है। शेष धन निम्न निधियों में जमा करवा सकते हैं। आरआईडीएफ ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि जो नाबार्ड के अंतर्गत आती है। यूआईडीएफ शहरी अवसंरचना विकास निधि जो एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक के अंतर्गत आती है। एसईडीएफ लघु उद्यम विकास निधि जो कि सिडबी के अंतर्गत आती है। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो CAR पूंजी पर्याप्तता अनुपात बैंकों को अपनी जोखिम युक्त परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत पूंजी के रूप में रखना होता है। जोखिम युक्त परिसंपत्तियां मतलब ऋण। CAR बराबर पूंजी बटे जोखिम युक्त परिसंपत्तियां। सामान्य अर्थों में जोखिम युक्त क्षेत्र को जितना ऋण दिया जाना है उसका कुछ प्रतिशत पूंजी के रूप में रखना अनिवार्य होता है। CAR बराबर कैपिटल बटे रिस्की एसेट्स यानी जोखिम युक्त परिसंपत्तियां इंटू 100। इस अवधारणा को बासल मानकों के आधार पर अपनाया गया है। यह मानक बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब बात करते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की। तो इसकी स्थापना होती है 1930 में। मुख्यालय है इसका बेसल स्विट्जरलैंड में। यह केंद्रीय बैंकों की एक संस्था है जिसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों को पूरा करवाना तथा बैंकिंग क्षेत्र में अनुसंधान करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों को जारी करता है जिनको बासल मानक कहा जाता है। अब तक 3 बार बासल मानक जारी किए जा चुके हैं। बासल 1 1988 में, बासल 2 2004 में, बासल 3 2010 में। वर्तमान में बासल 3 लागू है। आरबीआई 1996 में इसका सदस्य बना। बासल मानक बाध्यकारी नहीं है, परंतु यदि केंद्रीय बैंक चाहे तो इन्हें बाध्यकारी बनाया जा सकता है। बासल 3 के अनुसार CAR 8% होना चाहिए। भारत में आरबीआई के द्वारा निम्नलिखित CAR निर्धारित किए गए हैं। प्राइवेट सेक्टर 9%, पब्लिक सेक्टर 12%। इन नियमों को 2020 तक लागू कर दिया जाना चाहिए था, परंतु कोरोना के कारण इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया। कॉल मनी मार्केट शीघ्रावधि द्रव्य बाजार या याचना बाजार। दिन प्रतिदिन के लेन देन में कुछ बैंकों के पास धन का अधिक्य होता है, कुछ बैंकों के पास धन की कमी। ऐसी परिस्थिति में बैंकों के बीच फोन कॉल पर लेन देन किए जाते हैं, जिसे कॉल मनी मार्केट कहा जाता है। यह लेन देन अल्पकालिक होता है। लेन देन की सभी शर्तें फ़ोन कॉल पर निर्धारित की जाती है। ब्याज दर कॉल रेट कहलाती है। यदि ऋण 1 दिन के लिए लिया गया है तो उसे कॉल मनी कहा जाता है। यदि ऋण 2 से 14 दिन के लिए दिया गया है तब उसे नोटिस मनी कहा जाता है। यदि 14 से 1 वर्ष तक लोन दिया गया है तो उसे टर्म मनी कहा जाएगा। आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति को जारी करने या नीतिगत दरें निर्धारित करते समय कॉल रेट को संदर्भ के रूप में लिया जाता है। इस दर में सर्वाधिक उतार चढ़ाव होता है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट है लंदन में। यहाँ की ब्याज दरों को लिबोर कहा जाता है। लिबोर बराबर लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। भारत का सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट है मुंबई में। यहाँ की ब्याज दरों को मिबोर कहा जाता है, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। महत्वपूर्ण समिति नरसिम्हन समिति फर्स्ट, गठन 1991। मुख्य सिफारिशें भविष्य में बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिए। निजी बैंकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा उन्हें लाइसेंस दिया जाना चाहिए। विदेशी बैंकों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी को कम करके 51% कर दिया जाना चाहिए। भारत में 3 प्रकार के बैंक होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंक 3 से 4 बैंक, राष्ट्रीय स्तर के बैंक 8 से 10 बैंक, स्थानीय बैंक बहुत से। CRR और SLR को कम किया जाना चाहिए। ऋण वसूली के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए। 1993 में 29 विशेष न्यायालय ऋण वसूली अधिकरण के लिए स्थापित किए गए थे। ऋण सूचनाओं के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की स्थापना की जानी चाहिए। वर्ष 2000 में सिबिल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसके द्वारा सिबिल स्कोर जारी किया जाता है। नरसिम्हन समिति सेकंड, स्थापना 1998 ईस्वी। मुख्य सिफारिशें बैंकों का विलय किया जाना चाहिए, परंतु कमजोर बैंकों का विलय मजबूत बैंकों में नहीं किया जाना चाहिए। कमजोर बैंकों को नैरो बैंक में परिवर्तित कर देना चाहिए। नैरो बैंक वे बैंक है जो सिर्फ सुरक्षित क्षेत्र को ऋण प्रदान करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 33% कर देनी चाहिए। बेसल मानकों को अपनाना चाहिए। NBFC को RBI के अधीन लाना चाहिए।
DFI को बैंक में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। DFI मतलब डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ऋण वसूली के लिए कानून बनाए जाने चाहिए। मुद्रा की आपूर्ति। RBI के द्वारा मुद्रा की आपूर्ति की जाती है। इसके लिए वित्तीय मध्यस्थों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बैंक, डाकघर, पुनर्वित्त संस्था, NBFC। मुद्रा की आपूर्ति की गणना करने के लिए मुद्रा समुच्चय का प्रयोग किया जाता है। मुद्रा समुच्चय M1 में आता है जनता के पास नकद प्लस बैंकों के पास मांग जमा और RBI के पास अन्य जमा। RBI की अन्य जमाओं में सरकारी जमाएं, अन्य देशों की केंद्रीय बैंकों की जमाएं और IMF आदि की जमाएं आती है। M2 बराबर M1 प्लस डाकघर के पास मांग जमा। M3 बराबर M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमाएं। M4 बराबर M3 प्लस डाकघर की सभी जमाएं। M0 बराबर जनता के पास नकद प्लस RBI के पास अन्य जमाएं और RBI के पास बैंकों की नकद जमा यानी CRR। तरलता का क्रम। M0 से छोटा M1, M1 से छोटा M2, M2 से छोटा M3, M3 से छोटा M4। M0 को मौद्रिक आधार या रिजर्व मुद्रा भी कहा जाता है। M0 को उच्च शक्ति मुद्रा भी कहा जाता है। बाजार में तरलता की गणना करने के लिए RBI के द्वारा M0 का प्रयोग किया जाता है। M1 और M2 को नैरो मनी या संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि ये ऋण में अधिक मदद नहीं करते हैं। M3 व M4 को ब्रॉड मनी कहा जाता है, क्योंकि ये ऋण में अधिक मदद करते हैं। M3 अधिक महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त मुद्रा समुच्चयों का प्रयोग 1977 से 1998 के बीच किया गया। वर्तमान में नई मुद्रा समुच्चयों का प्रयोग किया जाता है। नई मुद्रा समुच्चय NM1 बराबर जनता के पास नकद प्लस बैंकों के पास मांग जमाएं और RBI के पास अन्य जमाएं। NM2 बराबर NM1 प्लस बैंकों की अल्पकालिक सावधि जमाएं प्लस बैंकों के द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण पत्र। NM3 बराबर NM2 प्लस बैंकों की दीर्घकालिक सावधि जमाएं और बैंकों के द्वारा लिए गए दीर्घकालिक ऋण। L1 बराबर NM3 प्लस डाकघर की जमाएं। L2 बराबर L1 प्लस पुनर्वित्त संस्था की जमा। L3 बराबर L2 प्लस NBFC की जमा। मुद्रा गुणांक मनी मल्टीप्लायर। मुद्रा गुणांक बराबर M3 बटे M0। मुद्रा गुणांक और CRR में नकारात्मक संबंध है। CRR के बढ़ने से मुद्रा गुणांक कम हो जाता है। वित्तीय समावेशन व डिजिटल भुगतान बढ़ने से मुद्रा गुणांक बढ़ता है। बैंकों के द्वारा ब्याज दर का निर्धारण। ब्याज दरों के निर्धारण के लिए RBI के द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 1. बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट BPLR। RBI के द्वारा यह दिशा निर्देश 2004 में जारी किए गए। इसके अनुसार ब्याज दर बराबर प्राइम दर प्लस जोखिम। प्राइम दर वह दर है जिस पर प्राइम उपभोक्ताओं को ऋण प्रदान किया जाता है। बैंक के दो प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। प्राइम कस्टमर सबसे विश्वसनीय उपभोक्ता। सब प्राइम कस्टमर विश्वसनीयता इनकी कम होती है। BPLR बाध्यकारी नहीं थी, इसलिए 2010 में RBI के द्वारा एक नई व्यवस्था शुरू की गई। बेस रेट 2010 में शुरू। कोई भी बैंक बेस रेट से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध नहीं करवा सकता। बेस रेट की गणना के लिए बैंक की लागत की गणना की जाती है। बेस रेट की गणना में रेपो रेट को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए यदि RBI रेपो रेट में परिवर्तन करती है तब वह परिवर्तन बैंकों की ब्याज दर में परिलक्षित नहीं होता है, अर्थात मौद्रिक नीति कम प्रभावी हो जाती है। तीसरा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR। यह व्यवस्था 2016 में अपनाई गई। इससे बेस रेट को प्रतिस्थापित किया गया। MCLR की गणना में रेपो रेट को भी शामिल किया गया। इससे मौद्रिक नीति अधिक प्रभावी बन गई। चौथा, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट बाहरी बेंचमार्क उधारी दर EBLR। अक्टूबर 2019 में अपनाया गया। ऐसे MCLR की गणना आंतरिक रूप से की जाती है, जबकि EBLR की गणना 4 बाह्य बेंचमार्क के आधार पर की जाती है। किसी भी एक श्रेणी के ऋणों के लिए किसी भी एक बेंचमार्क को अपनाया जा सकता है। 4 बाहरी बेंचमार्क: रेपो रेट, 91 डेज टी बिल यील्ड, 182 डेज टी बिल यील्ड और फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया बेंचमार्क। इस व्यवस्था से बेंचमार्क निर्धारण में समरूपता आई है तथा मौद्रिक नीति और अधिक प्रभावी बन गई है।
मुद्रा बैंक, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इसे स्थापित किया गया 2015 में। यह एक पुनर्वित्त संस्था है। मुद्रा बैंक सिडबी की सहायक संस्था है या सिडबी के अधीन कार्य करती है। यह सूक्ष्म इकाइयों को ऋण उपलब्ध करवाती है। एग्जाम्पल, सड़क विक्रेता और ठेले वाले। यह कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध नहीं करवाता है। 3 प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं। 1 शिशु 50,000 तक, 2 किशोर 50,000 से 5 लाख तक और तरुण 5 लाख से 10 लाख तक। अब बात करते हैं DFI की, यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। यह किसी विशिष्ट क्षेत्र के विकास के लिए स्थापित किए जाते हैं। यह अपने ग्राहकों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं: वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना और दूसरों से ऋण दिलवाने के लिए यह गारंटर की भूमिका निभाते हैं। प्रौद्योगिकी प्रबंधन और विपणन में सहायता प्रदान करते हैं। अधिगोपन की सुविधा प्रदान करते हैं। यह व्यापार मेलों और संगोष्ठियों का आयोजन करते हैं। आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाते हैं। भारत के DFI: पहला IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। यह भारत का पहला DFI है। यह भारत सरकार का उपक्रम है। दूसरा ICICI, यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। यह भारत सरकार का दूसरा DFI है। 2002 में इसे ICICI बैंक में परिवर्तित कर दिया गया। यह हुआ था नरसिम्हन समिति की सिफारिश के आधार पर। यानी हमने पढ़ा था ना, नरसिम्हन समिति की सिफारिश मतलब सेकंड में 1998 वाले में DFI को बैंकों में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए, यह भी मतलब बोला गया था। तो उसके आधार पर ICICI को ICICI बैंक में परिवर्तित कर दिया गया 2002 में। तीसरा है IDBI, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। प्रारंभ में इसका स्वामित्व RBI के अधीन था। 1976 में इसका स्वामित्व भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। 2004 में इसे बैंक बना दिया गया नरसिम्हन समिति सेकंड की सिफारिश के आधार पर। 2018 में LIC ने इसके शेयर भारत सरकार से खरीद लिए। चौथा RIICO, यानी रिको, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना की जाती है 1969 में। 1979 में रिको के रूप में पुनर्गठित किया गया इसे। 1980 में इसने काम करना। पुनर्वित्त संस्था एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय निर्यात आयात बैंक। स्थापना 1982 ईस्वी। हेडक्वार्टर या मुख्यालय मुंबई में। कार्य आयातकों व निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना 1982 में नाबार्ड एक्ट के माध्यम से। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका कार्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध करवाना है। प्रारंभ में इसका स्वामित्व भारत सरकार और RBI के पास था। 2018 में स्वामित्व पूर्ण रूप से भारत सरकार के अधीन आ गया। 1995 में इसके अधीन RIDF की स्थापना की गई। RIDF मतलब ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, जिसे हमने पढ़ा था PSL सर्टिफिकेट वाले में। नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। स्थापना 1988, मुख्यालय नई दिल्ली। प्रारंभ में 100% RBI के स्वामित्व में था, लेकिन भारत सरकार ने इसे 2019 में खरीदा था। आवास क्षेत्र के विकास के लिए पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करवाता है। मूल्य निगरानी के लिए रेजिडेक्स इंडेक्स जारी करता है। उसके बाद आता है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। स्थापना 1990 में। इसका मुख्यालय है लखनऊ में। प्रारंभ में IDBI के अधीन आता था। वर्तमान में भारत सरकार, SBI, LIC, IDBI इत्यादि इसके मालिक है। लघु उद्योगों के विकास के लिए पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करता है। SIDF, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड, इसके अधीन कार्य करती है। इसे भी हमने PSL सर्टिफिकेट वाले में पढ़ा था। इंडेक्स क्राइसिडेक्स, यानी ये क्राइसिडेक्स इंडेक्स जारी करता है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। स्थापना 1921 में। इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। संसद कानून के माध्यम से इसकी स्थापना की गई। इसका कार्य आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं के लिए पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करवाना। अब बात करते हैं NBFCs के बारे में। NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। पॉपुलर NBFCs इन इंडिया, ऐसी कंपनियां जिनके पास बैंक का लाइसेंस नहीं होता है परंतु यह वित्तीय क्षेत्र में कार्य करती है, NBFC कहलाती है। इनकी स्थापना
कंपनी अधिनियम के अधीन की जाती है। यह विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती है। एग्जाम्पल इंश्योरेंस, पेंशन, हाउसिंग सेक्टर, ऋण प्रदान करना आदि। इसका नियमन अलग अलग संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। जैसे बीमा क्षेत्र का नियमन IRDAI द्वारा किया जाता है, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और पेंशन का नियमन PFRDA PFRDA या पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा। और शेयर बाजार का नियमन करती है SEBI। आवासीय या हाउसिंग का नियमन करती है NHB नेशनल हाउसिंग बोर्ड। और क्रेडिट का नियमन करती है RBI खुद। भारत में लगभग 10,000 NBFC है। कुछ NBFC जमा स्वीकार कर सकते हैं, जिनके लिए नियम कुछ इस प्रकार है। ये सिर्फ अवधि जमा स्वीकार कर सकते हैं, मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह चेक बुक जारी नहीं कर सकते हैं। इन जमाओं को DICGC द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती। DICGC मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इन पर बासल मानक लागू होते हैं। ये क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ऋण दे सकते हैं। इन्हें CRR का पालन नहीं करना होता है, लेकिन SLR का पालन करना होता है। अब थोड़ा DICGC को ब्रीफ में समझते हैं। DICGC मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना की जाती है 1978 में। इसका पूर्ण स्वामित्व RBI के पास है। बैंक की जमाओं पर बीमा उपलब्ध करवाता है। यह 5 लाख तक का बीमा उपलब्ध करवाता है। प्रीमियम की राशि का भुगतान बैंक के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं FSDC के बारे में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद। इसकी स्थापना की जाती है 2010 में। इसका कार्य है वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, वित्तीय क्षेत्र का विकास करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, विभिन्न विनियामक संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना, विनियामक संस्थाओं के बीच विवादों का निपटारा करना और वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना। इसका अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। इसमें सदस्य होते हैं सबसे पहले तो SEBI का अध्यक्ष। SEBI मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद RBI का गवर्नर। उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरमैन। मुख्य आर्थिक सलाहकार IRDAI का चेयरमैन। IRDAI मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद PFRDA का चेयरमैन। उसके बाद वित्त सचिव और फिर कॉरपोरेट मामलात मंत्रालय का सचिव। बैंकिंग लोकपाल या बैंकिंग ओम्बुड्समैन। बैंकों से संबंधित शिकायतें बैंकिंग लोकपाल को की जा सकती है। निम्नलिखित शिकायतें की जा सकती है। बैंक द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाना, बैंक द्वारा चेक समय पर क्लियर नहीं किया जाना, सभी दस्तावेज उपलब्ध होने के बावजूद भी बैंक खाता नहीं खोलता है, सभी आवश्यक दस्तावेज होने के बाद भी ऋण उपलब्ध बैंक अगर नहीं करवाए तो बैंकिंग लोकपाल को बैंक की शिकायत की जा सकती है। 1995 में 15 बैंकिंग लोकपाल स्थापित किए गए। वर्तमान में 22 बैंकिंग लोकपाल है। 12 नवंबर 2021 को RBI के द्वारा एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू की गई है। यह नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल लॉन्च की गई। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उपस्थित थी। एकीकृत बैंकिंग लोकपाल को सभी संस्थाओं की शिकायत की जा सकती है, जैसे बैंक, NBFC, डिजिटल भुगतान ऐप आदि की। एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना में सभी बैंकिंग लोकपाल को आपस में जोड़ा गया है। वर्तमान में शिकायतें ईमेल एड्रेस पर भी की जा सकती है। निम्नलिखित मामलों में बैंकिंग लोकपाल के समक्ष शिकायतें नहीं की जा सकती है यदि मामला 1 वर्ष से पुराना है। बैंकिंग लोकपाल से पहले बैंक मैनेजर को शिकायत करनी होगी। यदि मामला किसी अन्य मामले के विचाराधीन है, यदि मामला 20 लाख से अधिक का है तो बैंकिंग लोकपाल को शिकायत नहीं कर सकते। बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील RBI के डिप्टी गवर्नर से की जा सकती है। बैंकिंग लोकपाल 1 लाख तक का जुर्माना लगा सकता है। अब बात करते हैं RBI रिटेल डायरेक्ट योजना क्या है। यह छोटे निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने का नया अवसर है। गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यदि किसी ऋण का मूलधन और ब्याज 90 दिन तक नहीं चुकाया जाता है तब ऐसे ऋणों को NPA कहा जाता है। कृषि क्षेत्र के लिए NPA का निर्धारण फसल चक्र से किया जाता है। अल्पकालिक ऋणों के लिए 2 फसल चक्र तथा दीर्घकालिक ऋणों के लिए 1 फसल चक्र। NPA का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। सब स्टैंडर्ड NPA या घटिया परिसंपत्ति,
एनपीए घोषित होने के 12 माह तक के ऋण सब स्टैंडर्ड एनपीए या घटिया परिसंपत्ति कहलाते हैं। संदेहास्पद परिसंपत्ति या डाउटफुल एनपीए ऐसे एनपीए जिनको सब स्टैंडर्ड हुए 12 माह हो गए। हानि परिसंपत्ति या लॉस एनपीए जब एनपीए की वसूली के लिए सभी प्रयास किए जा चुके हैं परंतु ये प्रयास असफल हुए हैं तो इन्हें हानि परिसंपत्तियों में रखा जाता है। अब बात करते हैं प्रोविजनिंग की। बैंक को कुछ धन एनपीए के कारण होने वाले नुकसान का सामना करने हेतु अलग से रखना होता है जिसे प्रोविजनिंग कहते हैं। नेट एनपीए बराबर ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजनिंग। वर्तमान में लगभग 8 लाख करोड़ का एनपीए है जिसमें से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए 6 लाख करोड़ का है और निजी क्षेत्र के बैंकों का एनपीए 2 लाख करोड़ का है। एनपीए के कारण वर्ष 2000 से 2010 के बीच भारत में तीव्र आर्थिक वृद्धि देखी गई। ऐसे समय बैंकों के द्वारा अत्यधिक ऋण दिए गए जिसमें से बहुत से ऋण कमजोर कंपनियों को दे दिए गए। उसके बाद बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी जिसके कारण कई ऐसी कंपनियां अस्तित्व में आई जो बहुत कम लागत पर काम कर रही थी। जिन कंपनियों की लागत अधिक थी उन्हें अत्यधिक नुकसान हुआ जिसके कारण उनके ऋण एनपीए हो गए। एग्जाम्पल एयरलाइन वायुयान का क्षेत्र। भारत में पर्यावरण एवं न्यायिक शक्तियाँ अत्यधिक बढ़ गई जिसके कारण कई प्रकार की परियोजनाएं रुक गई। एग्जाम्पल 2G के 122 लाइसेंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिए गए। लोहे के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सर्वोच्च नौकरशाही के द्वारा निर्णय लेना बंद कर दिया गया जिसे पॉलिसी पैरालाइसिस कहा गया। सरकारी बैंकों में सरकार का हस्तक्षेप अधिक था। एनपीए की वास्तविक स्थिति को सार्वजनिक नहीं किया गया। बैंकिंग क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के घोटाले। एग्जाम्पल नीरव मोदी घोटाला। 2007-8 में वैश्विक आर्थिक मंदी आई जिसके कारण बहुत सी कंपनियों के निर्यात प्रभावित हुए। ऋण वसूली के लिए पर्याप्त कानून उपलब्ध नहीं थे। एनपीए के प्रभाव। यदि एनपीए बढ़ेगा तो बैंक का घाटा बढ़ सकता है जिससे बैंकिंग क्षेत्र का विकास प्रभावित होगा। वित्तीय समावेशन प्रभावित होगा क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में लोगों का विश्वास कम हो जाएगा। बैंकों के पास ऋण योग्य राशि कम होगी जिससे अर्थव्यवस्था में ऋण सृजन नहीं होगा जिससे निवेश भी प्रभावित होगा। भारत के वित्तीय क्षेत्र की विश्वसनीयता कम हो जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में ट्विन बैलेंस शीट की समस्या देखी जा सकती है जिसके तहत बैंक व कंपनियों की बैलेंस शीट समस्याग्रस्त है। यदि सरकारी बैंकों को नुकसान होता है तब करदाता पर बोझ बढ़ जाएगा। एनपीए की समस्या के उपाय। 1. आर्थिक समीक्षा में एनपीए की समस्या को हल करने के लिए 4R समाधान बताया गया है। पहला आर रिकॉग्नाइजेशन पहचान, दूसरा आर रिजोल्यूशन समाधान, तीसरा रिकैपिटलाइजेशन पुनर्पूंजीकरण, चौथा आर रिफॉर्म सुधार। पहला आर रिकॉग्नाइजेशन यानी पहचान। एसएमए फ्रेमवर्क। एसएमए मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट। इसका प्रयोग एनपीए की जल्द पहचान हेतु किया गया। एनपीए होने से पूर्व ऋणों को 3 श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए। एसएमए 1 ऐसे ऋण जिनकी किस्त को 1 से 30 दिन तक नहीं चुकाया गया। एसएमए 2 ऐसे ऋण जिनकी किस्त को 31 से 60 दिन तक नहीं चुकाया गया। एसएमए 3 ऐसे ऋण जिनकी किस्त को 61 से 90 दिन तक नहीं चुकाया गया। एसएमए खातों या ऋणों की सूचना आरबीआई को देनी अनिवार्य है। एसेट क्वालिटी रिव्यू परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा। इसके तहत आरबीआई के द्वारा किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से बैंकों की ऑडिट करवाई गई जिससे एनपीए की सही स्थिति का पता लगाया जा सके। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही। आरबीआई के द्वारा एनपीए अधिक थे उन बैंकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। एग्जाम्पल देना बैंक के ऋण कार्यों को बंद कर दिया गया। उर्जित पटेल के कार्यकाल में अधिक सख्त कार्रवाइयाँ की गई। ऋण का पुनर्गठन किया गया। इसमें ऋण की शर्तों में परिवर्तन किया जाता था जैसे ऋण की समयावधि को बढ़ाना, ब्याज दरों को कम करना या ऋण को हिस्सेदारी में परिवर्तित कर देना। विलफुल डिफॉल्टर फॉर आइडेंटिटी वे व्यक्ति या कंपनियां जो ऋण चुकाने में समर्थ तो है परंतु फिर भी ऋण नहीं चुका रहे हैं वह विलफुल डिफॉल्टर कहलाते हैं। फुगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 100 करोड़ से अधिक का ऋण नहीं चुकाया तथा वह देश छोड़कर भाग गए, ऐसे लोगों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया जाता है। इनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है। रिजोल्यूशन समाधान
1993 में 29 DRT स्थापित किए गए, जो कि ऋण वसूली में विशेषज्ञ न्यायालय है। अब यहाँ पर सिबिल के बारे में दिया गया है कुछ, हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। सिबिल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, 2000 में इसकी स्थापना की गई। सिबिल स्कोर जारी करता है, इससे व्यक्ति की विश्वसनीयता बढ़ती है। सरफासी एक्ट 2002, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। इस कानून के तहत यदि कोई ऋण समय पर नहीं चुकाया जाता है तब बैंक 60 दिन का नोटिस देकर गिरवी रखी परिसंपत्तियों पर अधिकार कर सकता है। ऋण को बेचा जा सकता है। ऋण खरीदने के लिए एसेट्स रिकॉग्नाइजेशन कंपनी ARC की स्थापना की जाती है। यह कंपनियां ऋण वसूली में विशेषज्ञ होती है। जब परिसंपत्तियां ARC के अधीन आ जाती है तब उन्हें प्रबंधित करने के लिए एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी AMC की स्थापना की जाती है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड 2016 IBC, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016, लेकिन शायद लागू 2020 में हुई है इसलिए यहाँ पर 2020 लिख रखा है। यदि कोई कंपनी ऋण नहीं चुकाती है तब उसकी शिकायत NCLT से की जाती है। NCLT मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। यह शिकायत ऋणदाता, कर्मचारी, प्रवर्तक एवं अन्य किसी हितधारी के द्वारा की जाती है। NCLT की अनुमति के बाद IBC की कार्यवाही शुरू की जाती है। सर्वप्रथम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की नियुक्ति की जाती है। इनके द्वारा इंसॉल्वेंसी प्लान बनाया जाता है। एग्जाम्पल, कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तन, किसी अन्य कंपनी में विलय, परिसंपत्तियों की नीलामी, ये कार्य किए जाते हैं इंसॉल्वेंसी प्लान के अंतर्गत। यह योजना कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी ऋणदाताओं की समिति के समक्ष रखी जाती है। यदि समिति के द्वारा योजना को अनुमति दी जाती है तब वह योजना लागू हो जाती है, अन्यथा परिसंपत्तियों की नीलामी की जाएगी। यह प्रक्रिया 180 दिन में पूरी की जानी चाहिए। कुछ विशिष्ट मामलों में समय सीमा को बढ़ाकर 270 दिन भी किया जाता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का पंजीकरण इंसॉल्वेंसी एजेंसी के पास होता है, जिसका नियमन इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष 9 सदस्य होते हैं। एक सदस्य RBI के द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा शेष सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रथम अध्यक्ष MS साहू। बैड बैंक, नरसिम्हन समिति सेकंड ने बैड लोन को NPA नाम दिया। NPA की वसूली के लिए 2021 में बैड बैंक की स्थापना की गई। यह एक विशिष्ट प्रकार का बैंक होता है जो कि अन्य बैंकों से NPA की खरीद करता है तथा वसूली के प्रयास करता है। यह ऋण वसूली में विशेषज्ञ होता है। भारत का पहला बैड बैंक NARCL है, यानी नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। यह 2 लाख करोड़ के NPA की खरीद विभिन्न चरणों में करेगा। पहले चरण में 90,000 करोड़ के NPA की खरीद की जाएगी। यह 500 करोड़ के ऊपर के ऋणों की खरीद करेगा। इसके लिए सरकार के द्वारा 30,600 करोड़ की सिक्योरिटी रिसिप्ट्स SR जारी की गई है। जब भी NARCL के द्वारा कोई भी ऋण खरीदा जाएगा तब 15% राशि का भुगतान नकद में किया जाएगा तथा शेष का भुगतान सिक्योरिटी रिसिप्ट से किया जाएगा। परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL की स्थापना की गई। पुनर्संरचना, रिकंस्ट्रक्शन, ऋण की अवधि को बढ़ाया जा सकता है तथा ब्याज दर को कम किया जा सकता है। इसमें कुछ विशिष्ट मामलों में ऋण को भी हिस्सेदारी में परिवर्तित किया जा सकता है। यद्यपि RBI ने ऐसी योजनाओं को बंद कर दिया है। प्रोजेक्ट सशक्त, 50 करोड़ NPA की समस्या हुई थी दूर। प्रोजेक्ट सशक्त 50 करोड़ तक के बैड लोन को मैनेज करने हेतु लाया गया था। यह PNB बैंक के पैनल द्वारा लाया गया था। देश में सरकारी बैंकों की NPA की समस्या को दूर करने के लिए सुनील मेहता की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रोजेक्ट सशक्त नीति लाई गई। रिकैपिटलाइजेशन या पुनर्पूंजीकरण, सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी को बढ़ा दिया गया। अब तक लगभग 3.5 करोड़ का पुनर्पूंजीकरण किया गया। इसके लिए सरकार के द्वारा रिकैप बॉन्ड जारी किए गए। रिफॉर्म, सुधार, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए इंद्रधनुष योजना लागू की गई है, जिसके तहत 7 प्रकार के कार्य किए गए। A, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। B, बैंक बोर्ड ब्यूरो। C, कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण। D, डी-स्ट्रेसिंग, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बोझ कम करना। E, एम्पावरमेंट, यानी निर्णय लेने की शक्तियाँ।
एफ फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेहिता। जी गवर्नेंस यानी प्रशासन में सुधार। 2018 में EASE कार्यक्रम शुरू किया गया यानी एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सलेंस। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार के लिए PJ नायक समिति का गठन किया गया। दबावग्रस्त परिसंपत्तियां, स्ट्रेस्ड एसेट्स, NPA प्लस रिस्ट्रक्चर्ड लोन यानी पुनर्संरचित ऋण और राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब जब लंबे समय तक ऋण नहीं चुकाया जाता है तब बैंक ऐसे ऋणों को बैलेंस शीट से हटा देता है, परंतु ऋण वसूली के अधिकार अभी भी बैंक के पास होते हैं। वेव ऑफ ऋण को पूर्णतया माफ करना। वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सभी को गुणवत्तापूर्वक वित्तीय उत्पाद वहनीय दरों पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। वित्तीय उत्पाद जैसे बैंक में खाता खोलना, बैंक से ऋण प्राप्त करना, बैंक की अन्य सेवाएं प्राप्त करना, वित्तीय साक्षरता, बीमा सेवाएं, पेंशन सेवाएं, निवेश के विकल्प, डिजिटल भुगतान, वित्तीय आधारभूत ढांचा। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास: बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, लीड बैंक योजना, इसके तहत बैंकों को जिले की जिम्मेदारी दी गई। सहकारी बैंकों की स्थापना, लोकल एरिया बैंक, प्रधानमंत्री जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री श्रम मान धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, सब्सिडी का भुगतान सीधे बैंक खाते में करना, मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, इसका वर्तमान में नाम परिवर्तित कर दिया गया है। बैंकों का विलय, FSDC का गठन, पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, मुद्रा बैंक, प्राथमिक क्षेत्र के ऋण, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा। वित्तीय समावेशन के लाभ: वित्तीय समावेशन से बैंकों में बचत की प्रवृत्ति बढ़ती है। इससे धन सुरक्षित रहता है तथा जमाकर्ता को आय भी होती है। बैंक में जमा राशि में बढ़ोतरी होती है, इससे बैंक अधिक ऋण दे सकता है। इससे बैंक को लाभ होगा तथा बैंकिंग क्षेत्र का विकास होगा। बैंक के द्वारा ऋण अधिक दिए जाएंगे जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ेगा तथा आर्थिक प्रगति होगी। इससे गरीबी व असमानता कम होती है। वित्तीय समावेशन से व्यक्ति चिट फंड और पूंजी योजना में निवेश नहीं करता है तथा बैंकिंग क्षेत्र में औपचारिक निवेश किया जाता है। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित तरीके से किया जाता है क्योंकि सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में जमा करवाई जा सकती है। योजनाओं के क्रियान्वयन की लागत में कमी आती है। भ्रष्टाचार कम किया जा सकता है। वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ जाती है। सरकार की कर आय में वृद्धि होती है। काले धन को कम किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में नकद की महत्ता कम हो जाती है। इस प्रकार वित्तीय समावेशन के लाभ होते हैं। समाप्त। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो टाइम हो तो कर लेना। वित्तीय समावेशन की चुनौतियाँ: वित्तीय साक्षरता में कमी, वित्तीय उत्पादों की सभी जगह अनुपलब्धता, गरीबी एवं असमानता, वित्तीय आधारभूत ढांचा सशक्त नहीं है, वित्तीय उत्पादों की लागत अधिक है, वित्तीय क्षेत्र में होने वाली धोखाधड़ी से व्यक्ति का विश्वास कम हो जाता है, प्रक्रियाओं की जटिलता, सरकारी योजनाओं का प्रभावित क्रियान्वयन नहीं होता है। वित्तीय समावेशन सूचकांक, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, इसे पहली बार 2021 में जारी किया गया। यह RBI के द्वारा जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष जुलाई में। इसके माध्यम से भारत में वित्तीय समावेशन मापा जा सकता है। इसके 3 कारक है या आयाम है। पहला एक्सेस यानी पहुंच, इसका योगदान वित्तीय समावेशन सूचकांक को मापने में 35% है। दूसरा यूजेज उपयोगिता, इसका 45%। और तीसरा गुणवत्ता यानी क्वालिटी, 20% इसका योगदान है वित्तीय समावेशन सूचकांक को मापने में। इसकी गणना के लिए 97 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। यह सूचकांक 0 से 100 के बीच होता है। 0 का अर्थ है कोई भी वित्तीय समावेशन ना होना, 100 का अर्थ है पूर्ण वित्तीय समावेशन। इसका कोई आधार वर्ष नहीं है। डिजिटल भुगतान, जब भुगतान के लिए किसी डिजिटल माध्यमों का प्रयोग जैसे वेबसाइट, मोबाइल ऐप, इंटरनेट, QR कोड आदि का प्रयोग किया जाता है तो इसे डिजिटल भुगतान कहते हैं। भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मुख्य संस्था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI है। इसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम कहते हैं।
इसकी स्थापना की गई थी 2008 में। 2009 से इसने कार्य करना स्टार्ट किया। स्वामित्व है इसका आरबीआई प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन का। कानून पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत इसकी स्थापना की गई। मुख्य सेवाएं आईएमपीएस तत्काल भुगतान सेवा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। मोबाइल बैंकिंग इसी पर आधारित है। इसे 2010 में शुरू किया गया। इससे 5 लाख तक का भुगतान किया जा सकता है। उसके बाद कुछ अदर पेमेंट सर्विसेज है जो कि एनपीसीआई के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे आरटीजीएस। इसे 2004 में आरबीआई द्वारा शुरू किया गया। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसे बड़े भुगतानों हेतु शुरू किया गया। इससे न्यूनतम भुगतान 2 लाख तक का होता है। एनईएफटी, इसे 2005 में आरबीआई द्वारा शुरू किया गया। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इससे 10 लाख तक का भुगतान किया जा सकता है तथा कुछ बैंक इससे ज़्यादा भी करते हैं। इससे न्यूनतम भुगतान 1 रुपया किया जा सकता है। हर आधे घंटे में भुगतान पूरा करना इसका कार्य है। अब वापस से बढ़ते हैं एनपीसीआई की तरफ, मतलब जो एनपीसीआई के अंतर्गत आते हैं। सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, इसे 2010 में शुरू किया गया। इसमें चेक को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है तथा संबंधित बैंक को भेज दिया जाता है। भीम या BHIM, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भुगतान हेतु बनाई गई यह एक मोबाइल ऐप है। इसे 2016 में शुरू किया गया। रुपे कार्ड, यह एक भारतीय कार्ड योजना का हिस्सा है। इसे 2012 में शुरू किया गया। रुपे एक स्वदेशी रूप में एनपीसीआई द्वारा विकसित की गई भुगतान प्रणाली है जिसको भारतीय उपभोक्ता, बैंकों और व्यापारी इकोसिस्टम की अपेक्षा और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्वदेशी डेबिट कार्ड ABPS, AEPS, NFS, विदेशी कंपनियों के कार्ड है वीज़ा और मास्टर कार्ड। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, इसकी शुरुआत 2016 में की गई। इसमें बैंकिंग सूचनाओं को वर्चुअल एड्रेस से जोड़ा जाता है। इस वर्चुअल एड्रेस का प्रयोग लेन देन हेतु किया जाता है, जैसे मोबाइल नंबर, QR कोड, UPI ID आदि। 2 खातों के बीच इससे फंड तुरंत ट्रांसफ़र होता है। इससे ऑनलाइन भुगतानों हेतु मोबाइल वॉलेट की आवश्यकता नहीं है। 1 लाख रुपए तक का हस्तांतरण किया जा सकता है। NFS, राष्ट्रीय वित्त स्विच, यह ATM का साझा नेटवर्क है। इसे 2004 में शुरू किया गया। वर्तमान में NPCI के अधीन आ गया है। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, NACH यानी नाच, इसे राष्ट्रीय स्वचालित समाधान गृह कहा जाता है। इसका प्रयोग ऐसे भुगतानों के लिए किया जाता है जो कि बहुत से लोगों को एक साथ किया जाना है। वेतन, सब्सिडी जैसे बड़े लेन देन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फास्टैग, इसका प्रयोग स्वचालित टोल भुगतान हेतु किया जाता है। NPCI इंटरनेशनल लिमिटेड, यह NPCI की सहायक कंपनी है। इसका मुख्य उद्देश्य UPI और रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बनाना है। नेशनल बिल पेमेंट लिमिटेड, इसका प्रयोग बिल भुगतान हेतु किया जाता है। इसे 2021 में शुरू किया गया। AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, आधार कार्ड से जुड़ी सूचनाओं का प्रयोग भुगतान हेतु